अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यूनिट नंबर 9 डिस्कस करेंगे हम आज। स्टार्ट लेते हैं यूनिट नंबर 9 का। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। देखिए, चैप्टर है हमारा ज्योमेट्री एंड पॉलीगॉन्स। ज्योमेट्री क्या होता है? ज्योमेट्री हैज़ मैनी यूजेस। इट इज़ यूज्ड व्हेनेवर वी आस्क क्वेश्चंस अबाउट द साइज, शेप, वॉल्यूम और पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी इट मीन्स ज्योमेट्री हमें डायरेक्शंस वगैरह के बारे में बताती है, साइज़ के बारे में बताती है, शेप, वॉल्यूम, पोजीशन, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। बिल्डिंग्स आपने देखा होगा, डेली लाइफ में बिल्डिंग्स बन रही होती हैं। अभी बिल्डिंग तैयार नहीं होती बल्कि पहले ही उसका एक अ, उसके स्ट्रक्चर के हवाले से कि वो किस तरह की बिल्डिंग तैयार होगी, पूरी एक पिक्चर लगा दी जाती है। तो वो बेसिकली क्या होता है कि आर्किटेक्ट जो होते हैं वो उस जो लैंड उनके पास मौजूद होती है जिसके ऊपर उन्हें कोई एक प्लाज़ा बनाना है या बिल्डिंग बनानी है, तो वो उसके के लिए प्रॉपर मैपिंग कर लेते हैं, प्रॉपर मैप बना लेते हैं उसका कि इसके ऊपर किस तरह की बिल्डिंग बनाई जा सकती है। इस तरह और बहुत सारी जगहों पे ज्योमेट्री यूज़ की जाती है, डेली लाइफ में भी। तो ज्योमेट्री में जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री। डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री क्या होता है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री इन विच ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट्स आर प्रूव्ड थ्रू लॉजिकल रीजनिंग। इसमें लॉजिकल रीजनिंग देकर हम प्रूव करते हैं किसी भी स्टेटमेंट को। द रीजन कैन बी टेकन फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन। ये भी हो सकता है कि वो जो रीजन्स हैं वो गिवन इंफॉर्मेशन से दी जाएं, बेसिक अजम्पशन से दी जाएं या फिर ऑलरेडी प्रूव्ड रिजल्ट हो, एंड देयर कॉलरीज एटसेट्रा। जो रीजनिंग होती है, दो डिफरेंट टाइप्स हैं रीजनिंग की, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। दो टाइप्स हैं हमारे पास। कौन कौन सी दो टाइप्स हैं? एक है इंडक्टिव रीजनिंग, ये देखें इंडक्टिव रीजनिंग, और दूसरी टाइप है हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? इन इंडक्टिव रीजनिंग वी वर्क फ्रॉम सम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन टू जनरल रिजल्ट। हम क्या करते हैं कि जनरल रिजल्ट बना लेते हैं किसी भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के ऊपर या स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन के ऊपर। हम क्या करते हैं, कोई रिजल्ट जर्नलाइज अगर करते हैं तो उसको कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। जैसे इसने एक बड़ी कॉमन सी एग्जांपल दी हुई है, देखें। फॉर एग्जांपल, इफ़ योर स्कूल स्टार्ट्स एट 8 AM डेली एंड यू लेफ्ट योर होम एट 7:15 AM फॉर स्कूल टुडे। कि आप आज के दिन 7:15 पे घर से निकले और 8 बजे आपका स्कूल लगता है डेली, एंड यू अराइव एट स्कूल ऑन टाइम, और आप स्कूल टाइम पे पहुंच गए। सो टू अराइव एट स्कूल ऑन टाइम यू शुड लीव योर होम 45 मिनट बिफोर द स्कूल टाइम डेली। यानी वो ये कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको रोज़ स्कूल टाइम पे पहुंचने के लिए 45 मिनट्स स्कूल ओपनिंग टाइम से या स्कूल स्टार्ट टाइम से 45 मिनट पहले आपको घर से निकलना होगा। अब देखें, वो सिर्फ उसने एक दिन की बेस पे ये रिजल्ट बनाया। माइट बी पॉसिबल ये गलत भी हो। इंडक्टिव रीजनिंग इज कॉमनली यूज्ड इन साइंस। इट इज़ नॉट ऑलवेज वैलिड लॉजिकली बिकॉज इट इज़ नॉट ऑलवेज एक्यूरेट टू एज्यूम अ जनरल प्रिंसिपल टू बी करेक्ट। जैसे इस एग्जाम्पल की बात वो कर रहा है कि माइट बी पॉसिबल आज ट्रैफिक कम हुई हो और आप जल्दी पहुंच गए हों। मे बी किसी दूसरे दिन हैवी ट्रैफिक की वजह से आप टाइम पे ना पहुंच सकें, 45 मिनट पहले निकल कर आप टाइम पे ना पहुंच सकें। तो इट मीन्स एक ही दिन की बेस पे आप यानी रिजल्ट बना रहे हैं, तो ये इंडक्टिव रीजनिंग है। जबकि डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? इन डिडक्टिव रीजनिंग वी वर्क फ्रॉम सम जनरल रिजल्ट टू अ स्पेसिफिक कंक्लूजन। एक स्पेसिफिक कंक्लूजन निकालने के लिए हम जनरल रिजल्ट्स कलेक्ट करते हैं, यानी डिफरेंट डेज। अगर इसी एग्जांपल की बात की जाए तो देखें, इफ़ योर स्कूल स्टार्ट एट 8 AM एंड यू लिव योर होम एट 7:15 AM डेली फॉर स्कूल, you arrive at school on time. So to arrive at school on time today, you should leave your home 45 minutes before the school time. It means आपकी रोज़ की रूटीन है, चाहे उसमें हैवी ट्रैफिक हो, कम ट्रैफिक हो, कुछ भी हो, सर्कमस्टांसेस जिस तरह के भी हों,
तो आप इसका मतलब है 7:15 पे निकल के अगर 8 o'clock पहुँच जाते हैं तो इसका मतलब है आज भी आपको 45 मिनट पहले निकलना होगा। तो इट मीन्स ये डिफरेंट डेज़ आप जब स्कूल जाते रहे उसके बाद आपने कंक्लूजन निकाला तो इसको कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। अच्छा, अब देखें ये कुछ मैथमेटिकल एग्जांपल्स भी उसने दी हुई हैं। हम आगे जनरल चीज़ों पर डिस्कस करते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद है एक चीज़ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होती है? अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज़ अ मीनिंगफुल कंपोजिशन ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का कोई मीनिंगफुल कंपोजिशन होता है दैट कैन बी ईदर ट्रू और फॉल्स। यानी वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी, लेकिन वो इतना क्लियर हो कि हम बता सकें कि ये ट्रू है या फॉल्स है। इट मे कंटेन वर्ड्स एंड सिंबल्स। इसमें वर्ड्स भी हो सकते हैं, सिंबल्स भी हो सकते हैं। जैसे ये देखें कुछ एग्जांपल्स उसने दी हुई हैं। सम ऑफ 2 and 5 इज 7। 2 और 5 का सम जो होता है वो 7 के इक्वल है। अब ये उसने एक एग्जांपल दी हुई है कि सम ऑफ 2 and 5 इज 7। इस तरह दूसरी एग्जांपल उसने दी हुई है स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6। नो लाइन कैन पास थ्रू अ पॉइंट। अब वो कह रहा है कि कोई लाइन भी पास नहीं करती एक पॉइंट से। तो देखें ऐसा नहीं होता, एक लाइन एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास करती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली जो दो स्टेटमेंट्स थी वो ट्रू थी, यानी 2 और 5 का सम 7 होता है और 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है। जबकि ये जो तीसरी स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, लेकिन हमें बड़ा क्लियर पता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। जबकि इसकी निस्बत कोई ऐसी स्टेटमेंट हो जिसको हम क्लियरली ना बता सकें कि ये ट्रू है या फॉल्स, तो वो स्टेटमेंट नहीं होती, वो हमारे पास कोई एक ओपन सेंटेंस हो सकता है। जैसे ये देखें, प्रोडक्ट ऑफ नंबर x एंड y इज़ 10। अब x और y का प्रोडक्ट 10 है। अब ये ज़रूरी नहीं है x की जगह 5 हो, y की जगह 3 हो तो ये 15 हो सकता है। x की जगह 5 हो, y की जगह 2 हो, ये 10 हो सकता है। यानी ये वी आर नॉट श्योर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स, यानी हम श्योर नहीं है, यानी इसका कोई प्रॉपर हम इसके रिजल्ट तक नहीं जा सकते क्योंकि वैल्यूज़ जो x और y की हैं वो अननोन है। तो द अबव स्टेटमेंट इज़ एन ओपन सेंटेंस, यानी ये जो स्टेटमेंट है बेसिकली ये ओपन सेंटेंस है, हम इसे स्टेटमेंट नहीं कह सकते। इसी तरह इसके बाद एक चीज़ है प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन क्या होता है? अ स्टेटमेंट विच मे और मे नॉट बी ट्रू इज़ कॉल्ड अ प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन ये होता है कि स्टेटमेंट शायद वो ट्रू है या नहीं है, फॉल्स भी हो सकती है, ट्रू भी हो सकती है। तो उसकी आगे तीन, वो कहता है कि तीन पार्ट्स हैं प्रोपोजिशन के। द प्रेमिस में क्या होता है जी? इट इज़ एन अजम्पशन दैट समथिंग इज़ ट्रू। हम एक अजम्पशन करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद होता है अगला मरहला आर्गूमेंट, द लॉजिकल चेन ऑफ रीजनिंग दैट लीड्स फ्रॉम द प्रेमिसेस टू द कंक्लूजन इज़ नाउन एज एन आर्गूमेंट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा लॉजिकल चेन रीजंस का कि जिसकी बेस पर आप ये कह सकें कि ये आर्गूमेंट, ये जो हमने कहा था प्रेमिस में कि अजम्पशन दी थी कि कोई भी चीज़ ट्रू है, तो लॉजिकल कोई ऐसी चेन जिसकी बेस पे आप उसे ट्रू कह सकते हो। उसके बाद होता है कंक्लूजन, द रिजल्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर गिविंग आर्गूमेंट टू द प्रेमिसेस इज कॉल्ड कंक्लूजन। की इसके बाद जब हम कोई रिजल्ट बनाते हैं तो दैट इज कॉल्ड कंक्लूजन। उसके बाद अगली चीज़ है एक्सियम, कंजेक्टर और थ्योरम। एक्सियम क्या होता है? एक्सियम वर्ड है जी, द वर्ड एक्सियम इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एक्जिमा विच मीन्स ट्रू विदाउट एनी प्रूफ। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि ये हर हाल में ट्रू है, इसके लिए हमें कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी thus an axiom is a mathematical statement which is assumed to be true without any proof। जैसे फॉर एग्जांपल a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। तो ये एक आइडेंटिटी है, ये किसी भी तरह के नंबर आप लिखें तो ये उसके लिए ट्रू साबित होती है। तो इसका मतलब ये एक एक्सियम है। या इसके अलावा आप ये कह लें, जैसे हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होता है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए।
तो ये एक ट्रुथ है, लॉ है कि अगर a प्लस बी करें हम या b प्लस a करें, दोनों सूरतों में आंसर सेम आता है। या ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, यानी कोई दो वैल्यूज़ को आप फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई 3 करें तो 6 आता है, तो 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो भी 6 आएगा। तो इसको कहते हैं एक्सियम। एक्सियम के बाद है पास्टुलेट। पास्टुलेट क्या होता है? एक्सियम रिलेटेड टू ज्योमेट्री आर कॉल्ड पास्टुलेट। ऐसा एक्सियम जो ज्योमेट्री से रिलेट करता हो उसे हम क्या कहते हैं? पास्टुलेट कहते हैं। ये देखें, एक्सियम रिलेटेड टू ज्योमेट्री इज कॉल्ड पास्टुलेट। सम पास्टुलेट्स ऑफ ज्योमेट्री आर गिवन बिलो। जैसे वो कहता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू अ पॉइंट, यानी ये हमने एक पास्टुलेट बनाया हुआ है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जो होती हैं वो एक पॉइंट से पास करती हैं। जैसे कि उसने एक पॉइंट ओ बनाया, उसके ऊपर बेशुमार लाइंस उसने पास कराई हुई हैं। इस तरह और बहुत सारे एग्जाम हो सकते हैं, जिसे उसने यहाँ लिखा हुआ है थ्रू टू डिफरेंट पॉइंट्स वन एंड ओनली वन लाइन कैन पास। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली एक ही लाइन हो सकती है। इफ टू पॉइंट्स ऑफ अ लाइन लाइज इन अ प्लेन देन होल लाइन लाइज इन दैट प्लेन। फिर उसके बाद है कंजक्टर। कंजक्टर में क्या होता है जी? अ स्टेटमेंट दैट इज बिलीव्ड टू बी ट्रू बट इट्स ट्रूथ हैज नॉट बीन प्रूव्ड इज कॉल्ड कंजक्टर। कंजक्टर का मतलब होता है ऐसी स्टेटमेंट जो ट्रू हो सकती है या ट्रू होती है, लेकिन हमें उसे प्रूव करने के लिए मतलब उसे ये बताने के लिए कि ये ट्रू है, हमें कोई ना कोई प्रूफ देना पड़ता है। जैसे उसने यहाँ एग्जांपल दी हुई है, वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न 4, 8, 12 एंड 16। इफ वी आर आस्क्ड व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन पैटर्न, तो वी ऑब्जर्व दैट ईच नेक्स्ट नंबर इज 4 मोर देन प्रीवियस वन, सो द आंसर इज 20। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक कंजक्टर यहाँ ये बन रहा है, वन ऑफ द कंजक्टर इज दैट द नेक्स्ट नंबर इज 16 प्लस 4 20। ये भी हो सकता है हम कहें 16 प्लस 5 माइनस 1 इक्वल टू 20। यानी डिफरेंट कंजक्टर्स बनाए जा सकते हैं। अब उसके बाद प्रूफ है। प्रूफ में आगे थ्योरम आता है। थ्योरम की फिर डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, जैसे लाइक थ्योरम में इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो हैं, स्टेटमेंट है, फिर फिगर है, फिर उसके बाद नेक्स्ट ये पेज नंबर 191 पे देखिए, गिवन है, फिर रिक्वायर्ड टू प्रूव है, फिर कंस्ट्रक्शन है, फिर प्रूफ होता है। तो ये सारे 5 स्टेप्स हैं थ्योरम को प्रूव करने के। अब देखिए एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में है जी पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सियम एंड कंजक्टर। तो वैसे फेडरल बोर्ड में तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आते, मैथमेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। पिंडी बोर्ड वगैरह हो तो उसमें आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जा सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सियम एंड कंजक्टर। तो एक्सियम और कंजक्टर में वैसे बेसिकली डिफरेंस क्या होता है कि जो एक्सियम होता है, इन एक्सियम इज एक्सेप्टेड एज ट्रू एंड यूज्ड विदाउट प्रूफ। यानी इसका मतलब है इसके लिए हमें किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती एक्सियम के लिए। जबकि कंजक्टर क्या होता है, कंजक्टर ट्रू तो हो सकता है लेकिन उसके लिए हमें प्रूफ की ज़रूरत होती है। यानी आप ये कह सकते हैं इस कंजक्टर के बारे में कि अ कंजक्टर इज़ अ proposition that is suspected to be true but requires proof or disproof। यानी प्रूफ या डिसप्रूफ उसके लिए देने आपको ज़रूरी होते हैं। या सिंपली आप ये कह दें कि एक्सियम और कंजक्टर के बिटवीन जो डिफरेंस है वो ये है कि एक्सियम जो होता है उसे प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती, यानी एक्सियम जो होता है वो विदाउट प्रूफ भी ट्रू होता है, जबकि कंजक्टर को ट्रू प्रूव करने के लिए हमें कोई ना कोई प्रूफ देना पड़ता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। अब इस क्वेश्चन में हमने बताना है कौन कौन सी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं और कौन कौन सी नहीं है। अब देखें, जैसे फर्स्ट है जी हमारे पास, डिफरेंस ऑफ 9 एंड 12 इज 7। तो 19 एंड 12, 19 माइनस 12 करें तो 7 आता है, यानी हम इसे बड़ा क्लियरली बता सकते हैं कि ये ट्रू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक स्टेटमेंट है, यानी हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट है फर्स्ट वन। क्यों? क्योंकि मतलब इसको हम क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर -2 + 7 -3 = 2, तो -2 + 7 5 हो जाएगा प्लस,
और 5 माइनस 3 2 होगा, ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है, यानी इसका मतलब है इसे भी कैलकुलेट किया जा सकता है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। द नेक्स्ट वन इज 34 प्लस 16 इज नॉट इक्वल टू 50। ये हालांकि फॉल्स है, लेकिन इसका मतलब हम क्लियर कर सकते हैं कि ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो ये बात भी ठीक होगी। यानी 34 प्लस 16 नॉट इक्वल टू 50, ये भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। क्यों मैथमेटिकल स्टेटमेंट है? क्योंकि मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो होती है वो ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, लेकिन वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगी जिसको आप क्लियर बता सकें कि ये स्टेटमेंट है या फिर ये ट्रू है या फॉल्स है, मतलब उसको आप कैलकुलेट कर सकें, बता सकें। नेक्स्ट वन में देखें a प्लस बी इक्वल टू 9। अब हमें नहीं पता कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ये एक ओपन सेंटेंस तो हो सकता है लेकिन स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि a और b दोनों अननोन है। अब माइट भी पॉसिबल a की जगह 5 हो और b की जगह 10 हो, तो वो 15 इज इक्वल टू 9, 15 तो 9 के इक्वल नहीं है। ये भी हो सकता है a की जगह 4 हो, b की जगह 5 हो और 4 प्लस 5 9 हो, ये इक्वल भी हो सकता है। यानी इसके लिए कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, इक्वल हो सकता है, क्योंकि ए और बी की कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है, यानी हम इसे क्लियर नहीं कर सकते। तो सो ये जो फोर्थ वन है वो स्टेटमेंट नहीं है। फिफ्थ वन जो है तो ये स्टेटमेंट है। क्यों स्टेटमेंट है? क्योंकि ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बेसिकली एक एक्सियम है, और एक्सियम इटसेल्फ एक स्टेटमेंट होती है, क्योंकि मतलब ए और बी की जगह हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। सिक्स वन को देखें। सिक्स वन में हमारे पास 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 6। तो अकॉर्डिंग टू डिमास रूल हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4 और 4 प्लस 2 6, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। सिंपल, हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट वन है जी, प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई स्मॉलर देन 5। अब एक्स एंड वाई स्मॉलर देन 5 है या नहीं, ये कोई कंफर्म नहीं हो सकता, क्योंकि ना एक्स की वैल्यू पता हमें ना वाई की, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। सेवंथ वन में देखें, अब वो कह रहा है कि इफ़ एक्स इज रियल देन इधर एक्स लेस देन ज़ीरो और एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो और एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो ज़ाहिर है ये तीन ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अगर हमारे पास कोई रियल नंबर है, या तो एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो होगा या इक्वल टू ज़ीरो होगा, या फिर ये हो सकता है कि वो लेस देन ज़ीरो हो या ग्रेटर देन ज़ीरो हो। तो इसका मतलब है ये भी स्टेटमेंट है। फिर है इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी देन ए इज़ लेस देन सी। हालांकि ये बात उसकी गलत है, ए लेस देन सी नहीं होता, बल्कि अगर ए ग्रेटर देन बी हो और बी ग्रेटर देन सी हो तो ए भी ग्रेटर देन सी होता है। लेकिन अब हमें पता तो चल रहा है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट है। 10th नंबर पे है जी, एक्स वाई प्लस जी इज इक्वल टू 12। अब ये कोई कंफर्म नहीं हो सकता कि एक्स वाई और जी को ऐड करेंगे तो आंसर 12 आएगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स इन्वॉल्व हुए हैं, तो ये स्टेटमेंट नहीं है, यानी 10 भी स्टेटमेंट नहीं है। 11 में देखें, s माइनस टी इज इक्वल टू 4 इफ s इक्वल टू 4 एंड t इक्वल टू 0। अब s और t अननोन नहीं है, क्योंकि उनकी ये वैल्यूज गिवन है, उनकी ये वैल्यूज गिवन है, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट होगी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, उसमें वो हमें क्या कह रहा है कि द सम ऑफ a एंड b इज इक्वल टू 0। इज दिस सेंटेंस अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट? क्या ये सेंटेंस मैथमेटिकल स्टेटमेंट है? तो नो, दिस इज नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, क्योंकि ए और बी जो है वो अननोन है, हमें कंफर्म नहीं पता कि ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है, तो सो हम इसे स्टेटमेंट नहीं कह सकते। अगली बात वो पूछ रहा है कि हाउ कैन वी मेक इट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब हम इससे मैथमेटिकल स्टेटमेंट कैसे बना सकते हैं? तो इसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनाने की दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। नंबर एक, अब देखिए उसने कहा हुआ है सम ऑफ ए एंड बी, यानी ए प्लस बी इक्वल टू 0। या तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि ए बी इक्वल टू 0 हो और बी इक्वल टू 0 हो, तो तब ये पॉसिबल है कि 0 प्लस 0 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी समझ आती है कि वो स्टेटमेंट बन सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है कि अगर a इज इक्वल टू माइनस बी हो, यानी a की वैल्यू क्या हो, माइनस बी,
तो देखें यहाँ पे a की जगह माइनस बी आएगा, तो माइनस बी प्लस बी दोनों कैंसिल होंगे, तो वो 0 हो जाएगा। तो इट मीन्स दूसरी पॉसिबल बात हमारे पास जो है वो ये है कि a इज इक्वल टू माइनस बी हो, तो देन ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है। फोर्थ क्वेश्चन में देखें वो कह रहा है प्रूव x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 बाई टेकिंग x इक्वल टू 2, 5 एंड 10। x की जगह अगर ये वैल्यूज़ आप लें तो ये वो कह रहा है कि x की जगह ये वैल्यूज़ अगर 2, 5 और 10 लें तो प्रूव करके बताएं इसको। तो देखें इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूँ। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसे पेज पे सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 9.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने बुक पे ही कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए हमारे पास प्रूव किसे करना है जी। प्रूव करना है हमने x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 बाय टेकिंग x इक्वल टू 2, 5 एंड 10। इनमें से कोई भी वैल्यू लेनी है। अब देखिए व्हेन x इज इक्वल टू 2, जब मैं x को 2 लेता हूँ इसका मतलब है यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6। 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 4 प्लस 6। 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8 प्लस 6। 9 प्लस 14, 14 इज इक्वल टू 14। तो इसका मतलब है ये इसके लिए ट्रू प्रूव हो गया। अब देखिए व्हेन x इक्वल टू 5 या फॉर x इज इक्वल टू 5, इसके लिए प्रूव करते हैं। इसके लिए क्या होगा, x की जगह 5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 प्लस 6। 5 प्लस 1 हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, 5 2 10 प्लस 6। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 इज इक्वल टू 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 6 41। तो ये देखें 36 प्लस 5 41 इज इक्वल टू 41। अब फॉर x इज इक्वल टू 10 देखते हैं, यानी 10 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 प्लस 6। 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 10 20 प्लस 6। 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 प्लस 5 इज इक्वल टू 100 प्लस 20 प्लस 6। 121 प्लस 5 कितना होगा, 126 इज इक्वल टू 100 प्लस 20 120, 120 प्लस 6 126। इसका मतलब ये हुआ फॉर ऑल थ्री वैल्यूज ऑफ x इक्वल टू 2, 5 एंड 10 बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, thus confirming that the equation holds true for these specific values। इन सारी वैल्यूज के लिए जो इक्वेशन है वो ट्रू है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें, उसको भी मैं सॉल्व कर देता हूँ इधर ही। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में वो ये कह रहा है फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न यूजिंग कंजेक्टर। नंबर क्या है 1, 3, 7, 15, 31। अब कोई कंजेक्टर बताना है कि इसके बाद वाला नंबर यहाँ कौन सा है, नेक्स्ट नंबर। अब देखें 1 प्लस 4 2 3 होता है, 3 में 4 ऐड करो 7 होता है, जबकि 7 में 8 ऐड करेंगे तो 15 होगा, 15 में 16 ऐड करेंगे। अब ये नहीं देखा जाए तो यहाँ पे 1 में 2, 1 से अगला नंबर 2 ऐड किया तो 3 आया, 3 में 3 से अगला नंबर यानी 4 ऐड किया तो 7 आया,
7 में 7 से अगला नंबर यानी 8 ऐड किया 15 आया। 15 में क्या ऐड करेंगे 31 आएगा। 15 प्लस 16 यानी इससे अगला नंबर ऐड किया 31 आया। इसका मतलब है 31 में इससे अगला नंबर 32 ऐड करेंगे तो 63 आ जाएगा, यानी इसका मतलब नेक्स्ट नंबर 63 होगा। अब वो कहता है कोई एक कंजक्टर बताएं तो बनाएं। तो देखें यहाँ पे कंजक्टर यूँ भी बनाया जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 की पावर n-1, ये मेरे पास एक कंजक्टर है, ये एक लॉ है, एक रूल है, एक एग्जम्पशन है। अब देखें 2 की पावर n-1, सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करूँ, ये 2 की पावर 1-1 है। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 - 1 कितना हो जाएगा 1। फिर देखें अगले के लिए 2 की पावर 2 - 1 है, तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 4 - 1 कितना होगा 3 होगा। इसी तरह आगे 2 की पावर 3 - 1, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 - 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर 2 की पावर 4 - 1, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 16 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। फिर 2 की पावर 5 - 1, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 32 - 1 वो आ जाएगा 31। इसका मतलब है जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है 2 की पावर 6 - 1, 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 64 - 1, तो ये वैल्यू नेक्स्ट क्या आ जाएगी 3। तो इसका मतलब ये हुआ, सो द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न इज 63 और कंजक्टर क्या बन गया 2 पावर n-1। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी बुक पर ही देख लें। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें से क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सियम, हाउ मेनी ऑफ द एक्सियम आर पास्टुलेट। पास्टुलेट मैंने आपको बताया जैसे लॉ होते हैं। अब देखें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ a इज इक्वल टू बी देन b इज इक्वल टू a। तो अंडरस्टूड है अगर a b के इक्वल है तो b a के इक्वल होगा। इसका मतलब है ये हमारे पास एक्सियम है, फर्स्ट वन एक्सियम है। नेक्स्ट वन में देखें 2 + 2 मेक्स 4, तो बड़ा क्लियर है कि 2 में 2 को ऐड करेंगे तो 4 होगा। अंडरस्टूड है ये क्या है हमारे पास एक्सियम है। फिर नेक्स्ट वन है हमारे पास, वन एंड ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स। अब देखें जब वो कह रहा है वन एंड ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स, तो ये एक पास्टुलेट बना दिया गया है कि कोई भी 2 पॉइंट्स होंगे अगर, मतलब एनी 2 पॉइंट्स, तो उस पर से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है। तो ये पास्टुलेट है, ठीक है, ये क्या है पास्टुलेट है। इसके साथ आप बेशक लिख लें पास्टुलेट। आप चाहें तो हर एक के साथ लिख सकते हैं, एक्सियम इन दो के साथ, इसके साथ जैसे पास्टुलेट। अब नेक्स्ट वन है नंबर 4, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। अब देखें ये एक थ्योरम है बेसिकली कि अगर दो साइड्स ट्राइंगल की इक्वल हों तो इसका मतलब है उसके ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। अब ये भी कह सकते हैं कि ये एक्सियम नहीं है बल्कि ये एक थ्योरम है, और मतलब इसे प्रूव करने के लिए हमें प्रॉपर कोई ट्राइंगल्स वगैरह चाहिए, कोई एंगल्स चाहिए। तो आप इस केस में आप इसे कह सकते हैं कि इट इज़ नीदर एक्सियम नार पास्टुलेट। अदरवाइज अगर देखा जाए तो ये पास्टुलेट है हमारे पास कि टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल जो होती हैं, इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, कि अगर दो साइड्स इक्वल होंगी तो उसके ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे दे आर आल्सो इक्वल। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ पार्ट है हमारे पास। फिफ्थ पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव रियल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो। ये पास्टुलेट है कि अगर दो नेगेटिव नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तो द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव नंबर, यानी कोई दो नेगेटिव नंबर, जैसे -2 मल्टीप्लाई -3 करें तो नंबर आएगा 6, +6 हो जाएगा। चूँकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस की कोई भी वैल्यू होगी वो 0 से ग्रेटर होगी, चूँकि सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज़ जो होती हैं वो लेस होती हैं। नेक्स्ट है ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन एनदर।
तो ये एक पास्टुलेट है। ज़ाहिर है जितनी भी राइट एंगल्स होंगी हर एक में एक एंगल 90 डिग्री का होगा, तो वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। ये वाला हमारा एक्सियम था 5। तो 6 जो होगा वो क्या होगा, 6 पास्टुलेट होगा। अच्छा देखा जाए तो आप 5 को भी कह सकते हैं कि ये एक्सियम नहीं है, कि प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर मेक्स, उसने कहा ग्रेटर देन 0, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव नंबर, अगर पहले से नंबर नेगेटिव हो, चूंकि रियल नंबर तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो अगर वो इंटीजर्स हैं तो ये भी एक केस बन सकता है। लेकिन चलें ठीक है, वो एक्सियम आप कंसिडर करें। तो ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, तो ये पास्टुलेट होगा। द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, तो ये एक्सियम है। कोई भी एक होल, फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, ये होल है, तो इसके आप जितने पार्ट्स कर दें तो हर एक पार्ट इससे लेस ही होगा, तो इसका मतलब है ये भी एक्सियम है। अच्छा अब नेक्स्ट वन देखें। इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन डी, देन ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी प्लस डी। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि नॉट एन एक्सियम, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो जबकि जो एक्सियम होते हैं आपको पता है वो ट्रू होते हैं, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। फिर नेक्स्ट वन है 9। इट इज़ पॉसिबल टू एक्सटेंड अ लाइन सेगमेंट कंटिन्यूसली इन बोथ द डायरेक्शंस। तो लाइन जो होती है आपको पता है उसके दोनों तरफ एरो हेड्स होते हैं, इसका मतलब वो दोनों तरफ एक्सटेंड की जा सकती है, तो ये एक पास्टुलेट है। व्हेन वी ऐड 3 कंसेक्टिव इवन नंबर देयर सम इज इवन। जैसे देखें 2 + 4 + 6, ये 3 कंसेक्टिव इवन नंबर है। 6 + 4 10, 10 + 2 12, तो इसका मतलब है ये बात भी ट्रू है, तो ये एक्सियम होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। एक्सप्लेन ऑल द स्टेप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रूफ। ज्योमेट्रिकल प्रूफ के स्टेप्स एक्सप्लेन करने हैं, तो बेटा ये बुक पर लिखे हुए हैं, पेज नंबर 190 से स्टार्ट होते हैं। ये देखें, पहला स्टेप है स्टेटमेंट, दूसरा स्टेप है फिगर, तीसरा स्टेप है हमारे पास गिवन, चौथा स्टेप है रिक्वायर्ड या प्रूव, रिक्वायर्ड टू प्रूव, और पांचवा स्टेप है कंस्ट्रक्शन, छठा स्टेप है प्रूफ। तो ये है हमारे पास बेसिक स्टेप्स किस चीज़ के, एक थ्योरम को, जो किसी भी ज्योमेट्रिकल के प्रूफ के। तो होप सो स्टूडेंट्स, जहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं समझ आती, अगर कोई इशू होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन की जाएगी। जो भी चीज़ आपकी क्यूरीज होंगी वो एक्सप्लेन की जाएंगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।